सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं बीएमएस के पाठ्यक्रमानुसार, संस्कृत पाठ्यक्रमानुसार। इससे पहले हमने कुछ संज्ञाओं के विषय में चर्चा की थी, वर्णमाला पढ़े थे, उच्चारण स्थान पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम प्रयत्न। तो सबसे पहला प्रश्न यह होता है कि प्रयत्न कहते किसे हैं, ठीक है ना। प्रयत्न कहते हैं, कोशिश करने को हम प्रयत्न कहते हैं सामान्यतया। कोशिश करने को, प्रयास करने को, चेष्टा करने को हम प्रयत्न कहते हैं। तो यह जो प्रयत्न होता है, यह जो प्रयास होता है, कोशिश होती है, यह दो प्रकार की होती है। अब प्रश्न पहला ये होता है कि भैया ये बताओ कि हम तो संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में किस प्रकार का प्रयत्न होता है। देखो, वर्णों के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में प्रयत्न होता ही है, प्रयास होता ही है। वह प्रयास दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है ना। तो अब पहली बात यह है कि जो भी यह इस वीडियो के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं वो अपनी पुस्तक खोल करके बैठें तो विशेष लाभ होगा उन लोगों को। तो प्रयत्नो द्विधा, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतरो बाह्यश्च। पहला है आभ्यंतर, दूसरा है बाह्य। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है ना। आभ्यंतर मतलब आंतरिक प्रयत्न और बाह्य मतलब बाहरी प्रयत्न, ठीक है ना। प्रयास भी कह सकते हैं। तो प्रयत्न पहला है आभ्यंतर, दूसरा है बाह्य। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ध्वनि उत्पन्न होने के पहले वागिंद्रिय की क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ध्वनि उत्पन्न होने से पूर्व में जो वाणी की क्रिया हो रही है, अंदर मन में बोलने की जो इच्छा हो रही है, मन में चल रहा है कि हाँ ये बोलना है, इसी को हम कहते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। और बाह्य प्रयत्न क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न होने के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के बाद जब उच्चारण कर रहे होते हैं उस समय कहानी, कनिका, कथा, जैसे बालक बोल रहा है तो जब उसने क्रिया की, उच्चारण किया, यानी कि वागिंद्रिय से जो क्रिया की है, तो वागिंद्र की क्रिया होने पर पता चला कि एक तो ये भी अनुभव कर रहा है, सामने वाला भी अनुभव करेगा, बाहर के लोग भी अनुभव करेंगे। तो बाहर प्रतीत हो रहा है कि इसने कुछ प्रयास किया है। तो इसके उच्चारण से बोध हुआ कि ये इसने बोला है कहानी, कनिका, कथा, दूसरे नंबर के चित्र में, ठीक है ना। वर्णों के उच्चारण में कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, इसे ही यत्न कहते हैं। अब जब हम किसी से कुछ बोलने का प्रयास करते हैं, किसी से क्या कुछ भी बोलने का प्रयास करते हैं, पुस्तक पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उसमें कुछ चेष्टाएं करते ही हैं। उस चेष्टा को ही हम प्रयत्न कहते हैं, ठीक है ना। जो चेष्टा हो रही है उसको क्या कहेंगे हम? प्रयत्न कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं पढ़ाने की जो चेष्टा ही हो रही है, मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुंह को खोल रहा हूँ, हाथ भी ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब आपको दिख नहीं रहे होंगे कैमरे में, इसी को क्या कहेंगे हम? प्रयत्न कहेंगे। तो यह दो प्रकार का होता है, एक वर्णोच्चारण के पूर्व किया गया यत्न और दूसरा वर्णोच्चारण के समय किया गया यत्न। दो प्रकार का प्रयत्न होता है, कौन कौन सा? एक तो वर्णोच्चारण के पूर्व में, तो जो पूर्व में किया गया है उसको कहेंगे हम आभ्यंतर। वर्णोच्चारण के पूर्व में किया गया जो यत्न है उसको हम आभ्यंतर यत्न कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और जो वर्णोच्चारण के समय किया गया यत्न है उसको हम बाह्य, क्योंकि अब बाह्य इसलिए कहेंगे, देखो जैसे बोल रहा है तो पता चल रहा है, मुंह खोला है तो कुछ तो बोल रहा है, बोलने से अब जिसने जो शब्द बोले वो भी प्रतीत होंगे, यह कुछ बोल रहा है, तो ये हो गया बाह्य यत्न। इस प्रकार से देखो कि जैसे कि हम मंदिर जब कभी जाते हैं, घर में भी घंटी होगी, तो घंटी जब बजाते हैं तो घंटी को उठाने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। तो घंटी हम उठा रहे हैं, फिर उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, या फिर हिलाते भी हैं घंटी को। तो यह जो हमारा अंदर का प्रयत्न चल रहा है, प्रयास चल रहा है। जब हमने एक बार ऐसे हाथ मार दिया, उसके बाद घंटी से स्वतः एक ध्वनि निकलती है, टन। और उसमें हमारी कुछ चेष्टा नहीं हो रही, हम कुछ क्रिया नहीं कर रहे हैं, हमने तो हाथ मार करके अलग हो गए। अब वो घंटी में प्रयास हो रहा है, यही है बाह्य, अपने आप क्रिया हो रही है, ठीक है ना, वो बाह्य प्रयत्न हो गया। दो प्रकार के प्रयत्न हो गए, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। आभ्यंतर को कहेंगे आंतरिक प्रयत्न और बाह्य यत्न को कहेंगे यानी कि बाहरी यत्न, ठीक है ना। एक होता है वर्णोच्चारण के पूर्व में और एक होता है वर्णोच्चारण करते समय। तो जो वर्णोच्चारण के पूर्व में किया गया यत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न है, और वर्णोच्चारण के समय किया गया यत्न है वह बाह्य यत्न है। इनमें पहला आभ्यंतर तथा दूसरा बाह्य यत्न कहलाता है।
विशेष बात यह है कि आभ्यंतर यत्न केवल उच्चारण करने वाला ही अनुभव कर सकता है, जबकि बाह्य यत्न सुनने वाला भी अनुभव कर सकता है। जैसे कि अब मेरे मन में कुछ बात चल रही है जो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो मेरे मन में चल रही है, तो उसको मैं ही अनुभव कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप भी लोग अनुभव कर सकते हो, सुन रहे हो, यही है बाह्य, ठीक है ना। हाँ देखो, ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं ही अनुभव कर सकता हूँ। आप बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं, आप उसी को अनुभव कर सकते हैं जो आपके मन में चल रहा है। आपने जो बोल दिया उसको हम भी सुन सकते हैं, हम भी अनुभव कर सकते हैं। तो मन में जो चल रहा है बोलने से पहले वर्णोच्चारण के पूर्व की जो क्रिया है वही आभ्यंतर है, उसको उच्चारण करने वाला ही अनुभव कर सकता है, अन्य अनुभव नहीं कर सकता। तो अब पढ़ेंगे, शुरू करते हैं आभ्यंतर। तो वर्णों के उच्चारण के ठीक पहले मुख के अंदर किया गया यत्न आभ्यंतर यत्न कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके 5 भेद होते हैं। आभ्यंतर यत्न के, आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होंगे? 5, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, यह 5 भेद हैं। कौन कौन से? स्पृष्ट, पहला है स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, ये 5 हैं। स्पृष्ट किसको कहते हैं? कह रहे हैं कि स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अब स्पर्श वर्ण क्या है, अब इनको अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न होता है। स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है और ह्रस्व आकार का संवृत होता है। स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न, सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न और ह्रस्व आकार का संवृत प्रयत्न, यह 5 भेद हो गए। और इनके स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट रहेगा, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत रहेगा, स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न रहेगा और ह्रस्व आकार का संवृत रहेगा। अब पढ़ेंगे हम स्पृष्टम। 5 में पहला कौन सा? स्पृष्ट है। तो स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, देखो यहाँ लिखा ना स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, तो स्पर्शानाम जो स्पर्श वर्ण है ना, कौन कौन से हैं वो अभी समझेंगे। तो स्पर्शानाम स्पर्श वर्णों के स्पृष्ट प्रयत्न होता है, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है, यह ध्यान रखना है कि स्पर्श जो वर्ण हैं उनका स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा। अब स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? बोले कादयो मावसानाः स्पर्शाः, तो का से माँ तक सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। तो का से माँ, अब हमने वर्णमाला पढ़ी ही है, पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से वर्णमाला पढ़ चुके हैं। तो का से माँ तक वर्ण देखो, जितने भी हमारे वर्ग हैं, वर्ण नहीं वर्ग, तो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में 5-5 अक्षर होते हैं। तो 5 वर्गों के 5-5 जो अक्षर हैं वो सभी स्पृष्ट में आ जाते हैं, वो सब स्पर्श हैं और इन सभी का स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा। क्योंकि क वर्ग में का से शुरू हो गया, देखो का से शुरू हो रहा है और प वर्ग में माँ पे खत्म हो रहा है। तो क वर्ग में क ख ग घ ङ, ये कौन, और च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सारे वर्ण स्पर्श वर्ण हैं। इन सभी स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। यदि कोई पूछ ले कि भैया स्पृष्ट वर्ण स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है, तो उत्तर क्या होगा? स्पर्श वर्णों का। स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? बोले स्पर्श वर्णों का। बोले स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं? बोले कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से माँ तक सभी वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। तो का से माँ तक कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? बोले 5 वर्गों के 5 अक्षर आ जाते हैं। तो 5 वर्गों के 5 अक्षर कौन कौन से हैं? क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में त थ द ध ण, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये सारे के सारे स्पर्श वर्ण हैं। इन स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न हो जाता है। आगे चलते हैं। अब है ईषद स्पृष्टम। तो ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम, तो अंतस्थानाम ईषद स्पृष्टम, अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अंतस्थ जो वर्ण हैं उन अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? बोले यणोन्तस्थाः,
यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे? अंतस्थ कहलाएंगे। और अंतस्थ वर्णों का कौन सा प्रयत्न रहेगा? बोले ईषद स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? बोले य, व, र, ला, ये 4 अक्षर आते हैं, य, व, र और ला। ठीक है ना, ये यण प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। और अंतस्थ वर्णों का कौन सा प्रयत्न रहता है? बोले ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न रहता है। ठीक है ना, क्लियर है? आगे चलते हैं। ईषद द्विवृतम, पहला हमने पढ़ा स्पृष्ट, दूसरा ईषद स्पृष्ट, अब ईषद द्विवृत। तो ईषद द्विवृत किसका होता है? ईषद द्विवृतम ऊष्माणाम, तो ऊष्माणाम ईषद द्विवृतम, ऊष्माणाम ईषद द्विवृतम, ऊष्म वर्णों का ईषद द्विवृत प्रयत्न होता है। ऊष्म वर्णों का कौन सा प्रयत्न रहेगा? ईषद द्विवृत प्रयत्न रहेगा। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? बोले शल ऊष्माण। तो शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। तो शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? बोले श, श, स और ह, यह 4 अक्षर आते हैं। इन 4 अक्षरों को क्या कहेंगे हम? ऊष्म। यह कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण हैं। और इन ऊष्म वर्णों का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा? बोले ईषद द्विवृतम, ईषद द्विवृत आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा। ठीक है ना। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ऊष्म हैं और ऊष्म वर्णों का ईषद द्विवृत प्रयत्न रहता है। आगे पढ़ते हैं। विवृतम, तो विवृत किसका है? विवृतम स्वराणाम, सभी स्वर वर्ण हैं, जितने भी स्वर वर्ण हैं। कितने हैं स्वर वर्ण? 9। अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर वर्ण हैं। इन सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न रहता है। सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न रहता है। तो स्वर किसको कहते हैं? बोले अचः स्वराहा, अचों को ही स्वर कहते हैं। तो अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और इन स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न रहता है। ठीक है ना। तो स्वर वर्ण देख लो, अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। संवृतम, तो संवृत किसका रहेगा? ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अवर्ण का, मात्र ह्रस्व आकार का प्रयोग की दशा में संवृत प्रयत्न होता है। प्रयोग मतलब देखो, व्याकरण में 2 प्रकार की क्रिया चलती है। एक तो चलता है प्रयोग और एक होती है प्रक्रिया। तो प्रयोग में क्या होता है? जैसे कि मैं एक लौकिक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे कि क्या है कि रोटी बनती है घर पे, ठीक है ना। तो रोटी बनती हैं, तो रोटी बनाने से पूर्व में जो प्रक्रिया हो रही है, आटा लेना है, उसको छानना है, उसमें पानी डालना है, फिर गूँथना है, यह प्रक्रिया है। यह रोटी बनाने की प्रक्रिया है। फिर लोई बनानी है छोटी छोटी गोल गोल, फिर बेलना है, सेकना है, तब जाके रोटी बनती है। तो आटा लेकर के और सेकने तक की जो प्रक्रिया हुई है, रोटी को सेकने तक की प्रक्रिया जो हुई है, इसको कहते हैं हम प्रक्रिया। बनाने की क्रिया, इसको प्रक्रिया कहते हैं। अब उस रोटी का एक थाली में जाएगी, कोई व्यक्ति उसको खाएगा। तो जब थाली में पहुंच गई, अब वो प्रयोग के लायक हो गई। अब उसको कोई खाएगा, यह प्रयोग किया जा रहा है। तो जब सिद्ध वस्तु हो जाती है, लोक में प्रयोग के काबिल हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रयोग। उससे प्रयोग होने से पूर्व में जो प्रक्रिया चल रही है उसको बनाने की, उसको कहते हैं प्रक्रिया। क्रिया, प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया। तो मात्र ह्रस्व का अवर्ण का प्रयोग की दशा में संवृत प्रयत्न होता है। प्रयोग की दशा में, प्रक्रिया में नहीं, प्रयोग की दशा में। तो प्रयोग क्या है? बालकः अत्र आगच्छति। हम वाक्य व्यवहार कर रहे हैं, वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं लोक में कि बालकः अत्र आगच्छति, बालक यहाँ आता है। तो इस वाक्य में यत्रापि अत्र आगच्छति, अत्र आगच्छति है, वह उसका प्रयत्न संवृत ही रहेगा। किसका संवृत रहेगा? अब बताते हैं। यहाँ देखो, जो अत्र है, अत्र में अ, त, र, अ, इतने समूह का, वर्ण समूह का शब्द बना है अत्र। ठीक है ना। अत्र में कितने अक्षर हैं? अ, त, र, अ, इतने अक्षर हैं इसमें। तो यह है जो अभी क्या है, वाक्य चल रहा है। तो इसमें जो आकार है, ये वाला आकार जो लाल लाल दिख रहा है यहाँ पर कर्सर के पास में देखो, यह जो आकार है, इस आकार का
ह्रस्वकार है, इस आकार का और यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो इस प्रयोग की दशा में इस आकार का प्रयत्न रहेगा संवृत, ह्रस्वकार है ना, और इसका रहेगा आगच्छति में जो आ है इसका क्या रहेगा, विवृत, क्योंकि सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न रहता है, लेकिन ह्रस्वकार का प्रयोग की दशा में संवृत रहेगा। तो इससे समस्या क्या रहेगी, और तो कुछ दिक्कत नहीं है, समस्या ये रहेगी कि यहाँ पर जो संधि में एक सूत्र अकस्वर्णी दीर्घा, वहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा प्रयोग में। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आकार का क्या है, संवृत, और इस आकार का प्रयत्न है विवृत, तो संवृत और विवृत दो हैं, और अकासवर्णी दीर्घ कहता है अक्ष से सवर्ण अच परे होते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश हो, तो सवर्णता मिलाने के लिए उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होना चाहिए। उच्चारण स्थान तो एक है लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न एक नहीं है, तो दोष ये रहेगा कि यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर हमने कर दिया ना अत्रागच्छति, दीर्घ नहीं हो पाएगा प्रयोग की दशा में, लेकिन प्रक्रिया रहेगी। अब प्रक्रिया क्या है, अब हम ये इसमें संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के बाद में क्या होगा, आकार है, अब प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रक्रिया कर रहे हैं, तो प्रक्रिया में क्या करेंगे, अ त र अ इतने अक्षर हैं, और आ है यहाँ पर ह्रस्वकार है, यहाँ दीर्घ आकार है, तो अब यहाँ पर क्या है, प्रयोग है ना, प्रक्रिया दशा में, प्रयोग दशा में तो विवृत संवृत रहेगा, लेकिन प्रक्रिया की दशा में इसका क्या रहेगा, देखो यहाँ देखो, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, प्रक्रिया की दशा ह्रस्व अवर्ण का यानी कि ह्रस्व का प्रक्रिया की दशा में विवृत प्रयत्न ही होगा, उसका विवृत ही रहेगा। जैसे आकार का विवृत था, इस प्रकार इसका भी विवृत ही रहेगा। देखो विद्याधन अत्र, यह प्रक्रिया दशा है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, अकस्वर्णी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो विद्या, ये ह्रस्वकार है ना, तो अब यहाँ पर क्या है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया में तो क्या रहेगा, विवृत ही रहेगा, तो आकार का भी विवृत है, इसका भी विवृत है, तो दीर्घ हो जाएगा, तो विवृत होकर दीर्घ होकर के क्या हो जाएगा, विद्यात्र, विद्यात्र, यहाँ विद्या है। उसी प्रकार से जो था अत्रागच्छति में, अत्रागच्छति में यही रहेगा, क्या रहेगा कि जब प्रयोग की दशा रहेगी तब ह्रस्व आकार का क्या रहेगा, संवृत प्रयत्न रहेगा, लेकिन प्रक्रिया दशा जब रहेगी, जब हम उसको प्रक्रिया में लेके आएंगे, प्रक्रिया में लेकर आएंगे, तो आ ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार दोनों का क्या रहेगा, विवृत प्रयत्न हो जाएगा। जब दोनों का विवृत प्रयत्न हो जाएगा तो दीर्घ होकर के बन जाएगा अत्रागच्छति, ठीक है ना। इसी प्रकार से हाँ यहाँ देखो, तो आ और आ को आ और आ के स्थान में दीर्घ हो जाएगा, विद्या अत्र, यहाँ में द्या में जो आ है और अत्र में जो आ है, इन दोनों के स्थान एक आकार हो जाएगा, तो विद्यात्र इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, प्रयत्न। हाँ देखो अच, अच में कितने अक्षर आते हैं, अ ई उ री लृ ए ओ आई औ, ठीक है ना। और हल में ह य व र ल य म गण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ओ ह 33, और ये हैं 9। तो प्रयत्न देखेंगे, ये अच हैं और ये हल हैं। देखो आगे, अभी हमने आभ्यंतर प्रयत्न ही पढ़ा है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, लेकिन हमने अभी बाह्य प्रयत्न नहीं पढ़ा है, हमने आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में ही चर्चा की है। अभी जिन वर्णों के प्रयत्न हुए वो आभ्यंतर प्रयत्न ही हैं, ठीक है ना। अब ये हैं आपके स्पर्श वर्ण, का से माँ तक सब वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये स्पर्श वर्ण हैं। इन स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा, स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न रहता है, होता है, ठीक है ना। आगे देखो, ईषद स्पृष्टम, तो ये है अंतस्थ वर्ण, यणोन्तस्था। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाएंगे, अंतस्थ कहलाएंगे। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, य व र ल, ये अंतस्थ वर्ण है। इन अंतस्थ वर्णों का ईषद स्पृष्ट प्रयत्न रहेगा। अब है ईषद विवृतम, ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ऊष्म जो वर्ण हैं, ऊष्म वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न रहेगा। तो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, शल ऊष्माण, श श स और ह,
इन वर्णों को हम ऊष्म कहते हैं और ऊष्म वर्णों का ईषद विपरीत प्रयत्न रहता है, आभ्यंतर प्रयत्न रहता है। ध्यान रखना क्योंकि हम आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ रहे हैं। अब है विवृतम, स्वरवर्ण। सभी स्वरवर्णों का विवृत प्रयत्न रहेगा। स्वर किसको कहते हैं? अचस्वरा, अचों को ही स्वर कहते हैं। तो आ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ये स्वरवर्ण हैं, इन स्वरवर्णों का विवृत प्रयत्न रहेगा। संवृत, केवल ह्रस्व आकार का, ह्रस्व आकार का प्रयोग की दशा में संवृत प्रयत्न रहेगा, प्रक्रिया की दशा में उसका भी विवृत ही रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया आपके आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। ठीक है, धन्यवाद।